हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम एक नए टॉपिक के लेकर आए हैं, विद्युत चुम्बकीय विकिरण की तरंग प्रकृति। विद्युत चुम्बकीय विकिरण की तरंग प्रकृति कैसी होती है, ये आज हम जानेंगे। पॉइंट टू पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए फर्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। मैक्सवेल ने सन 1870 में यह संकल्पना रखी कि विद्युत आवेशित कणों को जब त्वरित किया जाता है तो एकांतर विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं। ठीक है, जो तरंगों के रूप में संचरित रहते हैं। इन्हें विद्युत चुम्बकीय तरंगें या विकिरण कहते हैं। क्या रखी कि विद्युत आवेशित कणों को, जैसे मान लो कोई ये विद्युत आवेशित कण है, ठीक है, मतलब इसमें करंट है, ठीक है, इसको यदि हम त्वरित करते हैं या एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जाते हैं, ठीक है, त्वरित करते हैं, तो इसमें से क्या होता है, विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाती है। इसमें से इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, उत्पन्न हो जाती है, जो तरंगों के रूप में संचरित रहती है। जो कैसे रहती है, इस तरीके से तरंग के रूप में ये निकलती है। ठीक है, इन्हें विद्युत चुम्बकीय तरंगे या विकिरण कहते हैं। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, विद्युत चुम्बकीय विकिरण कहेंगे। ठीक है, तरंगे या विकिरण कहते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, जब तक आप इसे नोट कर लीजिए। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। प्रकाश भी विकिरण का एक रूप है। ठीक है, हम जो भी प्रकाश देखते हैं, सनलाइट देखते हैं, चाहे लाइट्स देखते हैं, कोई भी लाइट्स देखते हैं, तो वो क्या होता है, एक विकिरण का एक रूप होता है। उसमें कुछ ना कुछ विकिरण होता है। ठीक है, पहले न्यूटन इसे कणिकाओं का बना हुआ माना जाता था। न्यूटन ने इसे क्या बोला कि ये कणिका का बना हुआ है। ठीक है, मैक्सवेल ने बताया कि प्रकाश तरंगें दोलायमान विद्युत चुम्बकीय व्यवहार से संबंधित होती है। मैक्सवेल ने बताया कि जो प्रकाश तरंगें हैं वो दोलायमान, इस तरीके से दोलायमान रहती है। ठीक है, और वो क्या करती है, विद्युत चुम्बकीय व्यवहार जो होती है उससे संबंधित होती है। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है। देखो इसमें क्या हुआ है कि किसी भी कण में यदि विद्युत धारा प्रभावित करते हैं या वो करंट युक्त है, तो उसमें दो चीज क्षेत्र उसमें उपस्थित हो जाएंगे, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र। तो ये दोलायमान स्थिति में होता है इस तरीके से। ठीक है, ये जो है वो चुंबकीय क्षेत्र है, जो कि हमारा सर्पिला इस तरीके से ये गति करता है। ठीक है, मतलब ये इस तरीके से गति करेगा। ठीक है, ये होता है चुंबकीय क्षेत्र। और विद्युत क्षेत्र कैसे गति करेगा, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से गति करेगा। ये होता है हमारा विद्युत क्षेत्र, जो रेड में दिखाई दे रहा है, ये हमारा क्या है, विद्युत क्षेत्र है। और ये जो चुंबकीय क्षेत्र है, जो हमारा क्या है, सांप के जैसे चलता है इस तरीके से, ये सर्पिला आकार जो चलता है, इसे हम बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, नेक्स्ट हम पॉइंट में चलेंगे, जब तक आप इसे नोट कर लीजिए। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। दोलायमान आवेशित कणों द्वारा, ठीक है, जब दोलायमान होते हैं कण तो आवेशित हो जाते हैं। ठीक है, आवेशित द्वारा उत्पन्न विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे से कैसे होते हैं, लंबवत होते हैं। ठीक है, जैसे इस तरीके से वेव्स हैं। ठीक है, ये वेव्स है, ये मैग्नेटिक फील्ड है ये। ठीक है, और ये चुंबकीय क्षेत्र, तो ये एक दूसरे के क्या होंगे, लंबवत होंगे। एक जो होगा इस तरीके से वेव करेगा, ठीक है, और एक जो होगा इस तरीके से वेव करेगा, तो एक दूसरे के क्या है, ये लंबवत है। ठीक है, संचरण की दिशा के लिए भी लंबवत होते हैं। इसी तरीके से ये संचरण करते हैं। ये इस तरीके से संचरण करेगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से संचरण करेगा। ठीक है, ये बिना किसी माध्यम के निर्वात में भी गति करते हैं, मतलब इसको किसी माध्यम की ज़रूरत नहीं है, ये निर्वात में भी बिना किसी माध्यम के भी गति कर सकते हैं। निर्वात में सभी प्रकार की विद्युत चुंबकीय विकिरणें समान गति अर्थात 3 × 10⁻⁸ मीटर सेकंड -1 से चलती है। ठीक है, यह गति प्रकाश की गति कहलाती है। इस गति से ये चलती है, कौन, विद्युत चुंबकीय विकिरण। ठीक है, इस गति से चलती है, मतलब इसकी आवृत्ति कितनी होगी, 3 × 10⁸ मीटर सेकंड -1, इस स्पीड से चल रही है। इसे निम्न प्रकार से हम व्यक्त कर सकते हैं। न्यू क्या है, आवृत्ति है, प्रकाश की आवृत्ति हो गई। ठीक है, लैम्डा यहाँ क्या है, तरंग दैर्ध्य है। ठीक है, तो इतना आप नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट पे हम समझते हैं तरंग संख्या न्यू बार का भी प्रयोग किया जाता है।
प्रति इकाई लंबाई में तरंग दैर्घ्य की संख्या को तरंग संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे ये हमारा वेव हो गया। ठीक है, वेव यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम लैम्डा बोलेंगे। ठीक है, और ये इसकी क्या हो गई, आवृत्ति हो गई। ठीक है, तो इसको हम तरंग संख्या बोलेंगे कि कितना तरंग संख्या है, कितना तरंग संख्या। जैसे यहाँ से यहाँ तक 2 तरंग संख्या है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक कितना है, यहाँ से यहाँ तक 3 है, 3 तरंग संख्या। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं। भिन्न भिन्न आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य की विद्युत चुम्बकीय विकिरण मिलकर विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रा बनाती है। अलग अलग आवृत्ति है ना, कोई फ्रीक्वेंसी जिसकी बहुत ज़्यादा है, जिसकी बहुत दूर दूर तक है, तो जिसकी आवृत्ति जितनी ज़्यादा होगी तो वो सब मिल करके विद्युत चुम्बकीय विकिरण मिल करके क्या बनाएंगे, विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम बनाएंगे। जितनी विद्युत चुम्बकीय विकिरण है सब मिल जाएंगे और एक स्पेक्ट्रम बनाएंगे। तो स्पेक्ट्रम में भिन्न क्षेत्र होते हैं, बहुत अलग अलग क्षेत्र होते हैं। ठीक है, कुछ रेडियो आवृत्ति होती है जिसकी फ्रिक्वेंसी होगी 10⁻6 हर्ट्ज़ के लगभग होगी। ठीक है, सूक्ष्म तरंग की 10⁻2 हर्ट्ज़, अवरक्त तरंग की 10⁻3 हर्ट्ज़, पराबैंगनी की 10⁻16 हर्ट्ज़, दृश्य क्षेत्र की 10⁻15 हर्ट्ज़ ये प्राप्त होते हैं। तो भिन्न भिन्न क्षेत्र होते हैं। तो स्पेक्ट्रम कैसे बनाते हैं, भिन्न भिन्न आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य की विद्युत चुम्बकीय विकिरण मिलके तरंग दैर्घ्य और आवृत्ति मिल जाते हैं और मिलकर के विद्युत चुम्बकीय विकिरण मिलकर के क्या बनाते हैं, एक स्पेक्ट्रम बनाते हैं। और स्पेक्ट्रम से बहुत सारे क्या निकलते हैं, तरंग निकलते हैं। कौन कौन से तरंग निकलते हैं, रेडियो आवृत्ति तरंग, पराबैंगनी तरंग, सूक्ष्म तरंग, दृश्य तरंग, अवरक्त तरंग। तो ये बहुत सारे तरंग हमको प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो ये तो था आज तक का क्लास। तो आज का क्लास कैसा लगा कमेंट सेक्शन पर हमें ज़रूर बताइए। तब तक हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।